नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती के लिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं सामान्य विज्ञान। दोस्तों पहले बता देता हूं, भाग एक के रूप में 105 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 15 जो क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं वो विज्ञान के रहने वाले हैं, जिसके अंदर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों चीजें पढ़ेंगे। और इसी प्रकार क्लास के रूप में आपको मिलती रहेगी, लगभग 35 के आसपास ऐसी क्लासें रहेगी, जिसके अंदर कंप्लीट सामान्य विज्ञान प्रिंट नोट्सों के माध्यम से आपके सामने उपलब्ध रहेगी। दोस्तों जो महत्वपूर्ण यहां पर बात है वो है एनसीईआरटी और आरबीएसई कक्षा 6 से 10 तक का संपूर्ण निचोड़ इन क्लासों, इन नोट्सों के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। तो जो भी साथी पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथी वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो है आनुवंशिकता। देखिए आनुवंशिकता क्या चीज है ये, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए एक एक चीज आ जाएगी। आनुवंशिकता क्या है, वंशागति क्या है, आनुवंशिक लक्षण क्या है, इन तीन चीजों को समझिए, फिर आपको ये टॉपिक है क्या चीज कहना चाहता है वो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए आनुवंशिक लक्षण, हम नाम सुनते हैं बहुत बार। तो देखिए वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। जैसे आंखों का नीला या भूरा रंग, आप देखते हैं कि अगर किसी के आंखों का रंग भूरा है तो उसके बेटे, उसके पोते के अंदर यह भूरा रंग ही आपको दिखाई देगा। तो यह क्या होता है, आनुवंशिक लक्षण होता है। कैसे यह आगे बढ़ता है इसके बारे में जब पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। एक बार आप है ना जो इसको इतना ही समझिए कि आनुवंशिक लक्षण जो पापा से बेटे के अंदर आते हैं, उदाहरण के रूप में आंखों का भूरा रंग याद रखिए। अगला वंशागति, यह शब्द स्पेंसर ने दिया था। वंशागति शब्द किसने दिया था, स्पेंसर ने। लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना ही वंशागति कहलाता है। आनुवंशिक लक्षण पढ़ा ना हमने, वो ही क्या है, वंशागति है। वंश के अंदर जो लक्षण है वो आगे बढ़ना। दोस्तों अब देखिए आनुवंशिकता क्या होती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षणों व जीवों में उत्पन्न विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकता कहा जाता है। जैसे कि ये दादा है, दादा के अंदर जैसे आंखें हैं नीली, दादा के बेटे में भी नीली है, उसके बाद उसके पोते में भी नीली है। तो इनका जो हम अध्ययन करते हैं ना वो विज्ञान की शाखा आनुवंशिकता कहलाती है। दोस्तों तो तीन मुख्य चीजें जो आपको शायद यहां से समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसी प्रकार हमारी ए से लेकर जेड तक कंप्लीट सामान्य विज्ञान की क्लासें रहेगी। बाकी पशु परिचर की क्लासें चल रही है जिनको आप प्लेलिस्ट में जाकर अटेंड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक जानकारी देता हूं, वो देता हूं कि अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो साथी ये कहते हैं कि सर हमें तो नोट्स नहीं बनाने, आपके नोट्स चाहिए, उनको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से कंप्लीट नोट्स में उपलब्ध करवा दूंगा। दोस्तों तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आनुवंशिकता के बाद आती है आनुवंशिकी। क्या है आनुवंशिकी? विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता के नियमों का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकता पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण समान बने रहते हैं उनके जो नियम है उनका जहां पर हम अध्ययन करते हैं उसको आनुवंशिकी कहते हैं। दोस्तों उसे आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी जो शब्द है ये दिया था डब्ल्यू वेटसन ने यह शब्द दिया था। दोस्तों समझ गए। और आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। दोस्तों जो आनुवंशिकता हम पढ़ रहे हैं, आनुवंशिकी जो हम पढ़ रहे हैं यहां पर कंप्लीट की कंप्लीट आपके मेंडल के चारों ओर घूमेगी और इसी को पढ़ना है। दोस्तों समझ गए। तो यहां पर जो आनुवंशिकी है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मेंडल का जीवन परिचय पढ़ते हैं। थोड़ा सा बेहतरीन क्लासें, एक एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, तो थोड़ा ध्यान से हर एक क्लास को अटेंड करते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों चलिए दोस्तों अब सबसे पहले थोड़ा सा मेंडल का इतिहास पढ़ लेते हैं। कौन है ये? ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया के हेजनडार्फ प्रांत के ब्रून शहर के
सिलिसियन गांव में हुआ था। तो देखिए मेंडल है, इनका जन्म 1822 के अंदर ऑस्ट्रिया देश के अंदर हुआ है। 1843 ईस्वी में मेंडल को ग्रेगर की उपाधि मिली। कितने? मात्र 21 साल की उम्र के अंदर इनको ग्रेगर की उपाधि दी गई। 1857 से लेकर 1864 तक मेंडल ने उद्यान मटर के पादप पर संकरण के प्रयोग किए। ये मटर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मटर के पादप। इन्होंने मटर के पादप पर ही जो आनुवांशिकता है इसको लेकर प्रयोग किए थे, संकरण को लेकर प्रयोग किए थे दोस्तों। समझ गए? आगे देखिए 1865 ईस्वी में मेंडल ने एक पत्रिका ब्रोंज सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में शोध पत्र के रूप में अपने प्रयोगों को प्रकाशित किया। देखिए जो यहां पर इन्होंने संकरण के प्रयोग किए हैं उनको एक पत्रिका में इनको प्रकाशित किया 1865 में। नाम पत्रिका का था ब्रोंज सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री दोस्तों। 1866 ईस्वी में अपने प्रयोगों के लिए शीर्षक पादप का संकरण प्रयोग किया। शीर्षक क्या रखा था? पादप पर संकरण। किसने रखा था? मेंडल ने दोस्तों। यहां पर मेंडल के नियम लागू नहीं हुए। यहां पर क्या हुआ? मेंडल के नियम है वो लागू नहीं हुए, यानी इनको वो मान्यता नहीं मिली जो मिलनी थी दोस्तों। क्यों नहीं मिली इसका भी कारण आगे जानेंगे हम, क्योंकि एक एक चीज मैं लिख कर लाया हूं जिससे जब भी आप तैयारी करोगे ना तो एक बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हो। यहां से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्योंकि ये जीवन परिचय, यहां पर कोई समझाने वाली चीज नहीं है। ये एक जीवन परिचय जो आपको खुद को याद करना है दोस्तों। अब आगे देखिए, आगे चलते हैं। अभी मेंडल के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम। 6 जनवरी 1884 ईस्वी को वृक्क में संक्रमण के कारण मेंडल की हो जाती है मृत्यु। मेंडल की मृत्यु के 16 साल बाद, कब? सन 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों पर पुनः प्रतिपादन किया। मेंडल के जो नियम है उनको पुनः प्रतिपादित किया दोस्तों। देखिए मेंडल के नियमों का पुनः प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक हॉलैंड का हायुंगो डीब्रिज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के हैं एरिक वोन सेरमक। इन तीनों ने जो मेंडल के मटर के पौधे पर संकरण के जो प्रयोग किए थे उनको फिर किया, जो नियम है उनको फिर क्या किया? प्रतिपादित किया दोस्तों। तो मेंडल के नियमों का पुनः प्रतिपादन किया तथा बाद में आनुवांशिकता के नियम कहलाए। जो मैटर था वो तैयार तो मेंडल ने ही किया था, लेकिन क्या हुआ? वो नियम लागू नहीं हुए। उसका कारण देखिए अब नीचे आ जाएगा आपका, क्यों नहीं हुआ। उसके बाद 3 वैज्ञानिक मिलते हैं, हायुंगो डीब्रिज, कार्ल कोरेंस और एरिक वोन सेरमक। ये मिलकर उन नियमों को लागू करते हैं या नियम बनाते हैं जो लागू हो जाते हैं दोस्तों। तो ले लीजिए यहां पर स्क्रीनशॉट। देखिए अगर हमें क्या करना है कि 15 में से 15 अंक लेकर आने, तो हमें इतिहास भी जानना होगा। किसी भी चीज का इतिहास हमें पता होगा ना तो आसानी से हम क्वेश्चन है वो अटेंड कर सकते हैं। अब देखिए हमने ऊपर पढ़ा था कि मेंडल के नियम तो लागू नहीं हुए थे, तो ये मेंडल के नियम क्यों लागू नहीं हुए? ये देखिए 1866 में मेंडल के नियम न लागू होने के कारण क्या क्या थे? पहला, मेंडल ने जिस पत्रिका में प्रकाशित किया उसे अधिकतम वैज्ञानिक नहीं पढ़ते थे। ऐसी पत्रिका थी वो जिसको वैज्ञानिक पढ़ते ही नहीं थे, जो अच्छे बड़े वैज्ञानिक थे वो, पहला कारण। दूसरा, मेंडल ने पहले 1859 ईस्वी में डार्विन ने एक पुस्तक, मेंडल से पहले 1859 के अंदर डार्विन ने एक पुस्तक लिखी थी ऑरेंज द स्पीसीज, प्रकाशित की, जो जैव विकास पर आधारित थी। इसलिए लोगों का ध्यान डार्विन की ओर अधिक आकर्षित था, क्योंकि यह भी इसी पर आधारित जैव विकास से जुड़ी हुई थी। तो यह कहां पर जो भी वैज्ञानिक थे, जो भी लोग थे, उनका जो ध्यान था वो किसकी ओर था? ऑरेंज द स्पीसीज जो पुस्तक है उसकी ओर ध्यान था। मेंडल की पत्रिका के अंदर जो आया उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया। मेंडल जीव वैज्ञानिक नहीं था, मेंडल का संबंध दर्शन शास्त्र से था, इसलिए जीव वैज्ञानिकों ने भी ध्यान नहीं दिया। दर्शन शास्त्र का आदमी अगर जीव वैज्ञानिक का काम करता है तो ध्यान नहीं देते, समझ गए? इस वजह से, और मेंडल ने अपने प्रयोगों में गणितीय प्रणाली का प्रयोग किया, वो भी गलत माना गया। इन कारणों से जो 1866 में मेंडल के नियम आते हैं वो लागू नहीं हो पाते हैं दोस्तों, समझ गए? नोट,
जिन की खोज मेंडल ने की थी, जिन आगे पढ़ेंगे हम, जिन की खोज किसने की थी? मेंडल ने। लेकिन मेंडल ने जिन के स्थान पर उसका नाम कारक शब्द का प्रयोग किया। जिन शब्द 1909 में जॉनसन ने दिया। जिन यानी कारक, सबसे पहले कारक आया था, कारक है ना, इसकी खोज मेंडल ने कर दी थी। लेकिन 1909 के अंदर इसका नाम जॉनसन ने जिन रख दिया, कारक का नाम क्या कर दिया? जिन कर दिया दोस्तों। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार। पहली क्लास है हमारी और कंप्लीट साइंस जो आप यहां पे पढ़ रहे हैं वो आपको इसी प्रकार यहां पर एक एक टॉपिक है वो पढ़ाया जाएगा दोस्तों, समझ गए? अब चलिए दोस्तों आगे। अब देखिए हम पढ़ रहे मेंडल, जो मेंडल है उसने पौधा किसका लिया था? मटर का। मटर का संकरण इन्होंने किया था। तो देखिए मटर का चुनाव इन्होंने क्यों किया? देखिए यह क्या कारण था। मटर का पादप एक वर्षीय होता है, इसे उद्यान होता है उसमें आसानी से उगाया जा सकता है, आप भी उगा सकते हो। मेंडल के समय मटर की 34 किस्में थी जो बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। यानी यह नहीं है कि कोई किस्म है उसके लिए वो उपलब्ध ना हो और उसके लिए इंतजार करना पड़े, वो नहीं था। जो 34 किस्में थी वो 34 की 34 आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। मेंडल ने 34 किस्मों में से 22 किस्मों पर कार्य किया है। 34 में से 22 पर ही कार्य किया है। किसने? मेंडल ने। 14 किस्में तंद्रुप प्रजनन वाली थी, इसलिए उन पर इन्होंने काम नहीं किया दोस्तों, समझ गए? मटर का पौधा द्विलिंगी होता है तथा उसमें विपुषण के द्वारा आसानी से कृत्रिम परागण करवाया जाता है दोस्तों। अब देखिए ये विपुषण क्या होता है इसके बारे में देखिए मटर का पौधा द्विलिंगी है, विपुषण के द्वारा आसानी से कृत्रिम परागण कराया जाता है। तो ये विपुषण है क्या? पुष्प से पराग कोष को चिमटी की सहायता से हटाना ही विपुषण कहलाता है। परागकोष है, पुष्प से जो परागकोष है उसको चिमटी यानी किसी के सहारे से हटाना ही विपुषण कहलाता है दोस्तों। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको मैं बताता चलूंगा, साथ में आप ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, अब देखिए यहां पे एक लाइन बची है, इसको देख लीजिए। मटर में सर्वाधिक विपर्यासी लक्षण 34 जोड़ी मिलते हैं, लेकिन मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया दोस्तों। जैसे ये 34 लक्षण, जैसे तन्ने की लंबाई 1 लक्षण हो गया, बीज की आकृति 2 लक्षण हो गया, बीज का रंग 3 लक्षण हो गया। इस प्रकार से जो मटर होता है ना उसमें 34 प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन मेंडल ने सिर्फ 7 जोड़ी ही लक्षणों का प्रयोग किया। अब ये 7 जोड़ी लक्षण कौन कौन से? ये रहे आपके लक्षण, प्रभावी और अप्रभावी। समझना इसको। जैसे लक्षण है कि तन्ने की लंबाई, अगर ये प्रभावी होगा तो तन्ना लंबा होगा और अप्रभावी रहेगा तो तन्ना बौना रह जाएगा। बीज की आकृति अगर प्रभावी होगा तो गोल हो जाएगा और अप्रभावी होगा तो झुर्रीदार रहेगा। बीज का रंग अगर प्रभावी होगा तो पीला होगा, अप्रभावी रहेगा तो हरा रहेगा। फली का आकार अगर प्रभावी होगी तो फूली हुई फली मिलेगी, अप्रभावी रहेगा तो सिकुड़ी हुई फली मिलेगी। फली का रंग हरा, अप्रभावी में पीला। फूल का रंग बैंगनी, अप्रभावी में सफेद। पुष्प की स्थिति अक्षीय प्रभावी में और अग्रस्त अप्रभावी में। तो जो भी लक्षण हम बात कर रहे हैं जब संकरण का किया जाएगा उसमें, तो यह लक्षण है जब प्रभाव हो जाएगा संकरण का तो प्रभावी लक्षण प्रकट करेंगे और प्रभाव नहीं होगा तो अप्रभावी लक्षण है वो प्रकट करेगा मटर का पौधा दोस्तों। ये लक्षण है, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहे, लेकिन ये 7 लक्षण जिन पर इन्होंने काम किया था, सीधा क्वेश्चन अगर आपको बनकर आएगा तो इनमें से एक दे दिया जाता है कि निम्न में से किस पर जॉन मेंडल ने काम नहीं किया था, किस लक्षण पर काम नहीं किया था। तो ये 7 लक्षण आपको याद होने जरूरी है दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए बेसिक जानकारी हमने यहां पर पढ़ ली। अब थोड़ी सी जो हम जानकारी यहां पर लेने वाले हैं वो किसके लेने वाले हैं? आनुवांशिकी जो हम पढ़ रहे हैं यहां पे, इसकी शब्दावली जरूरी है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे शब्द आएंगे बाद में आपको दिक्कत करेंगे। आनुवांशिकी शब्दावली, जैसे जिन शब्द आया था कारक और 1909 के अंदर जॉनसन ने इसको जिन कर दिया था। तो देखिए आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रण करने वाली इकाई जिन कहलाती। जो आनुवांशिक लक्षण है उनको जो इकाई नियंत्रित करती है वो ही जिन है। और मेंडल ने जिन के स्थान पर कारक शब्द का प्रयोग किया था। जिन शब्द
जॉनसन ने 1909 ईस्वी के अंदर दिया था दोस्तों। दूसरा, युग्म विकल्पी, एक ही जीन के दो वैकल्पिक प्रकारों को युग्म विकल्पी कहते हैं। एक ही जीन है लेकिन उसके विकल्पी प्रकार दो बनते हैं, जैसे लंबा भी बन जाता है, छोटा भी बन जाता है। समझ गए? लंबा टी, छोटा यानी बोना जिसको हम बोलते हैं छोटा टी। युग्म विकल्पी शब्द बेटसन व सोंडर्स ने 1902 में दिया जा। जैसे जिन है एक आपका जिन है टीटी, उससे देखिए आपका लंबा पौधा भी हो सकता है और बोना पौधा भी बन सकता है। जिन तो टीटी है आपका, लेकिन लंबा और बोना दोनों प्रकार के पौधे इससे मिल सकते हैं आपको। यह है युग्म विकल्पी दोस्तों, जिन और युग्म विकल्पी। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट में आ रहा है हमारे समयुग्मी, समयुग्मजी। देखिए, यदि दोनों एलीलस एक ही प्रकार के हो तो उसे सम युग्मजी या शुद्ध लक्षणी कहते हैं। जैसे कि आपके पास टीटी और टीटी, तो यहां पे देखिए आप समान लक्षण है, यानी कि दोनों के दोनों जो एलीलस यहां पर मिल रहे हैं, इनसे हमें देखने को मिल रहा है कि पौधा लंबा ही होगा। लेकिन दूसरे में देखिए पौधा क्या रहेगा, बोना ही रहेगा जो एलीलस मिल रहे हैं। तो दोनों एलीलस अगर समान हो तो उसको समयुग्मजी कहते हैं। और ये दोनों अगर जैसे यहां पे पहले में बड़े टी है दोनों, इनमें से एक छोटा आ जाता है तो इसको कहते हैं विषम युग्मजी। एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले असमान जीनों के जोड़े को विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे टीटी, आरआर, वीवाई, वाई वाई, ये क्या कहलाएंगे, विषम युग्मजी कहलाएंगे दोस्तों। आगे नाम आएंगे तब नाम काम में लेना, क्वेश्चन यहां से नहीं बनने वाला है। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए आगे क्या है, व्युत्क्रम संक्रमण। व्युत्क्रम संक्रमण किसे कहते हैं? देखिए, सहज संकरण जिसमें पहले नर लंबा व मादा बोनी ली जाती है तथा दूसरे संकर में नर बोना तथा मादा लंबी ली जाती है, इस प्रकार के संकरण को व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। जैसे पहले क्या किया, नर लिया लंबा, मादा ली बोनी। दूसरे में क्या किया, नर लिया बोना, मादा ली लंबी। ये तो हो गए आपके नर और ये मादा, इसको कहते हैं व्युत्क्रम। अलग अलग है ना, व्युत्क्रम संकरण। संकर पूर्वज संकरण, संकर पूर्वज संकरण। देखिए, जब F1 पीढ़ी का संकरण, ये F1 पीढ़ी क्या है तो जस्ट अगले या उससे अगली स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगी। जब F1 पीढ़ी का संकरण जनक पीढ़ी के साथ करवाया जाता है तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। F1 पीढ़ी, यहां पे देखिए आपका क्या है, टीटी और टीटी है, इनका दोनों का मिलाप होगा तो मान लिया टीटी बना, तो ये F1 पीढ़ी हो गई आपकी। इसका संकरण किसके साथ करवा रहे हैं, इसके जनक यानी इसके माता पिता तो ऊपर वाले हैं ना, टीटी और छोटे टीटी, तो उनके साथ अगर करवाया जा रहा है तो इसको संकर पूर्वज संकरण कहते हैं दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। आगे नाम आ रहा है एक प्रभावी, इसके बाद मेंडल के प्रयोग की ओर हम बढ़ेंगे। जब किन्हीं दो शुद्ध लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो उनमें से F1 पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं। जब किन्हीं दो शुद्ध लक्षण टीटी टीटी इनके मध्य संकरण करवाया जाता है और जैसे यहां पे टीटी बना या टीटी बना तो इसको कहते हैं प्रभावी लक्षण दोस्तों। समझ गए? अब हमारी क्लास है ना, मेन क्लास अब शुरू होगी, जिसके अंदर सबसे पहले क्या आ रहा है आपके, मेंडल के संकरण के प्रयोग, जिसमें पहला है एक संकर संकरण। एक संकर संकरण दोस्तों, देखिए, एक जोड़ी विप्रियासी लक्षणों के मध्य करवाए जाने वाले संकरण को एक संकर संकरण कहते हैं। एक जोड़ी, देखिए एक जोड़ी लंबा हो गया, एक जोड़ी बोना हो गया, तो विप्रियासी लक्षण हो गए। इनके मध्य करवाए जाने वाले संकरण को क्या कहते हैं, एक संकर संकरण कहते हैं। यह देखिए यहां पर जो हम करवा रहे हैं ना, यह आपका एक संकर संकरण है दोस्तों। अब इसकी थ्योरी समझना दोस्तों। एक संकर संकरण तो आपको समझ में आ गया, लंबा बोना। अब देखिए थोड़ा सा मैं आगे ले लेता हूं, फिर समझते हैं पूरा। एक संकर संकरण के लिए मेंडल ने लंबे टीटी व बोने स्मॉल टीटी लक्षणों वाले पादपों के मध्य संकरण करवाया। तो पहली पीढ़ी में सभी पादप
अशुद्ध यानी कि विषम युग्मजी लंबे प्राप्त हुए तथा जब F1 पीढ़ी में स्वयं परागण करवाया तो F2 पीढ़ी में 3 तो लंबे 1 बोना प्राप्त हुआ। देखिए अब समझिए, जो नीचे डायग्राम बनाया गया उससे समझिए। F1 पीढ़ी आपकी यहां पर आएगी, ये F1 पीढ़ी बनेगी। अब देखिए सबसे पहले मेंडल ने क्या किया कि लंबे और बोने पादप ले लिए, मटर के पादप लिए थे, इनके मध्य इन्होंने संकरण करवाया तो यहां से टीटी से टी आ गया और बोने से टी आ गया। इनके मध्य जब संकरण हुआ तो बना क्या, टीटी, जो आपका विषम युग्मजी लंबे पादप है। विषम युग्मजी है ना, टीटी समान तो नहीं है, समयुग्मजी तो नहीं है, विषम युग्मजी है, यानी कि ये लंबे पादप बने लेकिन विषम युग्मजी थी दोस्तों। यही आपकी F1 पीढ़ी है दोस्तों, समझ गए। अब F1 से F2 कैसे बनी वो देखिए आप यहां पे। F2 पीढ़ी यानी कि देखिए, इसको मैं एक डायग्राम के अंदर लेता हूं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जो चीज लिखी हुई है उसी को ले रहा हूं मैं, ये नहीं है कि कोई अलग चीज है। देखिए हमने ले लिया जो F1 है उसका टी 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 टी, इन दोनों का करवाया तो टीटी, इसका और इसका करवाया तो टीटी विषम युग्मजी, ये तो समयुग्मजी आ गया बोना, सॉरी लंबा। दूसरे में जो बनाया टी टी, यह बना आपका विषम युग्मजी लंबा। तीसरे में देखिए टी का साथ टी का तो टी और टी बना, और चौथे में इस टी का इस टी के साथ तो टी टी। तो यहां पे देखिए ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, लेकिन जो चौथा है यह आपका क्या, बोना। मात्र ये चौथा वाला क्या, बोना। बाकी ये तीनों के तीनों क्या आपके लंबा पादप बनाए, यहां पे बनाया ना दोस्तों। तो ये है आपकी F2 पीढ़ी। F1 के अंदर हमारे क्या बना था, टीटी बना था, टीटी बना था ना F1 के अंदर तो टीटी, और F2 के अंदर हमारे क्या बना, ये बने दोस्तों, जिनके अंदर ये लंबा है, ये लंबा है और ये लंबा। मात्र बोना कौन सा है, टीटी, जो स्मॉल टीटी है ये बोना बनेगा दोस्तों। तो ये बेसिक क्लास आनुवांशिकता की आज होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो आपका मैटर है वो कंप्लीट आनुवांशिकता का हो जाएगा, क्योंकि मैं बड़ी क्लास लेकर नहीं आता हूं, मेरा टाइम रहता है 20 से 25 मिनट का दोस्तों। तो पहली क्लास अगर आपको अच्छी लगी है, प्यारी लगी है, कैसी भी लगी है, कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार कमेंट कर देना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।